हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी से लिए गए साइंस के चैप्टर को, जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें कि अम्ल, क्षार और लवण है ना। ये वाला चैप्टर हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th की एनसीईआरटी से लिया गया है साइंस का चैप्टर। तो देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल यानी एसिड, इनका स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। और ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये आप इससे भी याद रख सकते हैं, एक की पॉइंट है, जैसे आप ट्रिक है इसकी, अनीला, है ना। आ से हो गया अम्ल, नी से हो गया नीले लिटमस पत्र को, और ला से हो गया लाल कर देगा, है ना। और जैसे कि नंबर 2 है क्षारक यानी कि बेस, इनका स्वाद कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। जस्ट इसका उल्टा होता है। तो इसको हमने याद रखा था अनीला से। और क्षार को देखो, ये यहाँ पर बना हुआ है कि लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा, है ना। तो इसको याद रख सकते हैं हम लोग छलानी से, है ना। किससे याद रख सकते हैं हम लोग, छलानी से याद रख सकते हैं। ये बस एक छोटी सी ट्रिक है जिससे कि आपको पेपर में कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो अम्ल जो था वो नीले लिटमस को लाल कर रहा था, और क्षार जो है वो कड़वा होता है और वो लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, नीला करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सूचक। वे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का रंग या गंध में परिवर्तन के माध्यम से सूचित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वे आपके सूचक कहलाते हैं, यानी कि इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का रंग या गंध में परिवर्तन के माध्यम से सूचित करते हैं, है ना, वो कहलाते हैं सूचक। नीचे देखते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं लिटमस यानी लिचेन से प्राप्त, और हल्दी और लाल पत्ता गोभी, ये होते हैं, क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक। कौन कौन से, एक हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, और लिचेन से प्राप्त लिटमस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सिंथेटिक सूचक यानी कि संश्लेषित सूचक। तो संश्लेषित सूचक आपसे ऑप्शन में ही पूछ देगा कि इनमें से संश्लेषित सूचक कौन सा है, और 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो आपको बताना होगा कि ये याद रखना है कि मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये होते हैं आपके संश्लेषित सूचक, है ना। और प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं, हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया। संश्लेषित होते हैं मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये 2 होते हैं। नीचे देखते हैं गंधीय सूचक। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, वनीला एसेंस और लौंग का तेल, है ना। तो वो क्या होते हैं आपके, वो होते हैं गंधीय सूचक। कौन कौन से, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या हो जाती है, बदल जाती है, तो वो होते हैं गंधीय सूचक। जैसे कि क्या हो गया, प्याज हो गया, वनीला एसेंस हो गया, और लौंग का तेल हो गया। ये देखिए बाकायदे बना भी हुआ है, प्याज, है ना, और ये लौंग का तेल। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, गंधीय सूचक होते हैं। आगे पॉइंट नंबर 2 है अम्ल क्षारक के रासायनिक गुण। इनके रासायनिक गुण देख लेते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, ये अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये देता है लवण और हाइड्रोजन। नीचे एक उदाहरण के माध्यम से दिया गया है, समझाया गया है, जैसे Zn, है ना, ये H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, ZnSO4 और H2 देता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो ये अभिक्रिया देखिए दी गई है यहाँ पे कि Zn प्लस H2SO4 अभिक्रिया करके क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये दिया गया है।
देखो Zn और ये H2 ZnSO4 और ये क्या बनेगा H2 गैस निकलेगी। ठीक है, ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है। ये अभिक्रिया जो है ज़्यादातर आपसे पूछी जाती है। आगे देखते हैं हम लोग। ये है क्षारक अभिक्रिया यानी कि बेस रिएक्शन। तो बेस रिएक्शन में क्या होता है, ये धातु कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके आपको क्या देंगे, ये धातु कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके आपको क्या देते हैं, ये लवण देते हैं और क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, है ना। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है ना, यहाँ से क्या निकलती है CO2। ये जो CO2 निकलती है वो क्या करती है, चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है। ये आपको याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि CO2 जो होती है वो चूने के पानी को कैसा कर देती है, दूधिया कर देती है। तो ये था क्षार के साथ अभिक्रिया, है ना। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ये होती है अम्ल एवं क्षारक परस्पर क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, वही कहलाती है और समाप्त कर देते हैं और क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो वो क्या कहलाती है हमारी, वो कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये जो अम्ल है, अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, ये क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ के प्रभाव को समाप्त करके लवण और जल बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर है 4, अम्ल और क्षारक के विलयनों में समानताएं। तो अम्ल और क्षारक के विलयनों में क्या समानताएं देखेंगे। ए पॉइंट है आयन का निर्माण। अम्ल जो है वो H+ या फिर H3O+ आयन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, हाइड्रोनियम कहलाता है। और वहीं पर बी पॉइंट है विद्युत चालन, जलीय विलयन विद्युत चालन करते हैं, है ना। तो अम्ल क्या है, अम्ल और क्षारक के विलयनों में समानताएं क्या होती है, समानताएं ये है कि आयन का निर्माण करते हैं, कोई भी आयन का निर्माण करेंगे, जैसे कि H+ आयन या फिर H3O+। ठीक है, तो ये हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेंगे। और बी पॉइंट है विद्युत चालन, जलीय विलयन विद्युत चालन करते हैं, जलीय विलयन क्या करते हैं, विद्युत चालन करते हैं। नीचे देखते हैं तनुकरण, डाइल्यूशन। तनुकरण में क्या होता है, हमेशा अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए। तनुकरण की ये क्वालिटी है कि हमेशा जल को क्या करना चाहिए, धीरे धीरे, हमेशा अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, जल को अम्ल में कभी ना मिलाएं, ये आपको की पॉइंट याद रखना है कि जल को अम्ल में कभी ना मिलाएं, है ना। हमेशा क्या करना है, अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना है, ये आपको की पॉइंट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, पीएच स्केल यानी कि पीएच स्केल प्रबलता की माप। ये देखिए एक पीएच स्केल बना हुआ है जिसमें अलग अलग कलर है। ठीक है, ये 0 से लेकर के 14 तक पीएच स्केल इसमें दे रखा है, ये ध्यान से देख सकते हैं आप। पीएच वैल्यू अगर क्या होगी, 7 से कम होगी, है ना, ये लेस देन का साइन बना हुआ है, ये लेस देन का साइन है ना। तो पीएच वैल्यू अगर 7 से क्या है, जिस तरफ मुंह बंद होगा वो कम होगा, है ना, यानी कि 7 बड़ा है। पीएच वैल्यू अगर 7 से कम होगी तो क्या होगा, अम्लीय विलयन होगा, है ना। और पीएच वैल्यू अगर 7 के बराबर होगी तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन विलयन हो जाएगा, यानी कि शुद्ध जल। इसमें लिखा है ना, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पीएच वैल्यू अगर क्या है, बड़ी है, पीएच वैल्यू अगर पीएच वैल्यू जो है ये बड़ी है, अगर पीएच वैल्यू 7 से बड़ी है तो विलयन कैसा होगा आपका, विलयन क्षारीय हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है, अगर 7 से कम है तो पीएच मान जो होगा वो विलयन होगा अम्लीय,
और अगर 7 के बराबर है तो वो शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो हो जाएगा उदासीन विलयन। और अगर 7 से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा क्षारीय विलयन। ये आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी पीएच मान पूछ दिए जाते हैं। अच्छा, आप लोग खुद से ढूंढ के बताएंगे कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। प्रबल और दुर्बल अम्ल या क्षारक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड बेसिस। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, HCl। प्रबल अम्ल H+ आयन देगा, ठीक है। ये कौन सा आयन देगा, प्रबल अम्ल क्या आयन देगा, H+ आयन देगा। वहीं पर दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार क्या करेगा, H+ आयन को हटा देगा, ठीक है। जैसे कि प्रबल अम्ल क्या है, HCl, ये हो गया प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल क्या हो गया, CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल हो गया। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व है देखेंगे। जैसे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में क्या है कि उदर का मतलब तो जानते हैं आप, पेट, है ना, HCl उत्पन्न करता है। एंटी एसिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये पाचन तंत्र में है इसका यूज। HCl उत्पन्न करेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाएगा एंटी एसिड, है ना। दांत में मुंह का पीएच क्या होता है, कम होता है 5.5 होने पर। पॉइंट नंबर 3 है पौधे और पशु। अम्लीय वर्षा, है ना, ये अम्लीय वर्षा है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होगा वो 7 से कम होता है, यानी कि 5 से भी कम होता है, 5.6 होता है लगभग अम्लीय वर्षा। मधुमक्खी का डंक मेथाइल अम्ल छोड़ता है, मधुमक्खी का डंक जो है वो क्या छोड़ता है, मेथाइल अम्ल छोड़ता है। ये आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मधुमक्खी के डंक में मेथाइल अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान आपको याद रखना है 5.6 से भी कम होता है। नीचे देखते हैं लवण के प्रकार। लवण के प्रकार क्या है, लवण के प्रकार है प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि अम्ल और उदासीनी अभिकरण, उदासीनी अभिक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या करते हैं, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं, है ना। तो उसी तरह यहाँ पर लवण के प्रकार है, ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। भाई मिल तो प्रबल ही रहा है ना, मतलब मिल क्या रहा है यहाँ पे, मिल तो अम्ल और क्षार ही रहा है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर क्या बनाएगा, उदासीन लवण बना देगा, यानी कि उसका पीएच मान क्या रहेगा, 7 के इक्वल रहेगा। फिर क्या है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। देखो यहाँ पे प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्या है, क्षार है। तो ये क्या बन रहा है, अम्लीय लवण बन रहा है। क्या बन रहा है, अम्लीय लवण, यानी कि इसका अम्लीय कब होता है, जब पीएच मान 7 से कम होता है, तो अम्लीय। फिर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक, तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलकर क्या बनाएगा, क्षारीय क्षारीय लवण बनाएगा। आपको ये कैसे याद रहेगा, देखिए हम बताते हैं कि जैसे लिखा है प्रबल अम्ल, लिखा है प्लस दुर्बल क्षार, तो हमेशा आपको याद रखना है कि ऐसी कोई भी रिएक्शन होगी जिसपे प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार ऐसा कुछ करके दे रखेगा, तो हमेशा जो प्रबल वाला होगा, है ना, वही हमारे पास रिजल्टेंट में मिलेगा। जैसे कि प्रबल अम्ल था यहाँ पर, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, अम्लीय मिलेगा, ठीक है, अम्लीय लवण बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही जैसे लिखा है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, इसमें प्रबल क्या चीज़ है, प्रबल है आपका क्षारक, है ना। तो हमें क्या मिलेगा रिजल्टेंट में, रिजल्टेंट में हमें मिलेगा क्षारीय लवण, ये आपको याद रखना है। तो इसका पीएच मान, क्षारीय का पीएच मान क्या होता है, जब कोई विलयन क्षारीय होता है तो उसका मान क्या होता है, उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, अब इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि पाचन तंत्र, है ना, हमारा उदर भोजन पचाने के लिए HCl उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, हमारा उदर
भोजन पचाने के लिए HCl उत्पन्न करता है। ठीक है। अपच होने पर एंटी एसिड यानी कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीसिया है का उपयोग अम्ल को उदासीन करने के लिए किया जाता है। ये आपको याद रखना है। नीचे है दांत 6। मुंह का पीएच मान क्या होता है? 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल संक्षारित होने लगता है ना। तो ये आपको याद रखना है कि मुंह का पीएच मान किससे कम होने पर? मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल क्या होता है? संक्षारित होने लगता है। नीचे क्या है? पौधे और पशु। अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है वो 5.6 से क्या होता है? कम होता है। जलीय जीवन को कठिन बना देती है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? 5.6 से क्या होता है? कम होता है, जो कि जलीय जीवन को क्या बना देता है? कठिन। मधुमक्खी का डंक, उसमें क्या होता है? मेथनोइक अम्ल होता है, छोड़ता है, जिसे बेकिंग सोडा और दुर्बल क्षारक से ठीक किया जाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि लवण क्या होते हैं। लवणों का पीएच उनके जनक अम्ल और क्षारक की प्रबलता पर क्या करता है? निर्भर करता है। ये तो हम लोग अभी देख चुके हैं कि अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलकर क्या बनाएगा? उदासीन लवण बनाएगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, इसमें तो हम लोग बता चुके हैं हम आपको कि इसमें जो भी प्रबल होगा रिजल्टेंट में हमारे पास वही निकल के आएगा। जैसे कि प्रबल अम्ल था तो यहाँ पे अम्लीय निकलेगा, रिजल्टेंट में क्या निकला हमारे पास? अम्लीय लवण। यहाँ पे क्या है? दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है, तो प्रबल जो होगा वही निकलेगा रिजल्टेंट में। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या निकल के आया? क्षारीय लवण। ठीक है। ये सभी को देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं हम लोग एक बार पीएच वैल्यू का। पीएच वैल्यू क्या है? अगर पीएच वैल्यू अगर किसी का पीएच मान कम है 7 से, तो आपको बताना है क्या होगा। अगर पीएच मान बराबर है 7 के तो क्या होगा, और अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा है ना, तो क्या होगा? देखते हैं ज़रा। अगर पीएच मान 7 से कम है तो क्या होता है? ये होता है अम्लीय विलयन, है ना। और अगर पीएच मान 7 के बराबर है तो ये क्या होता है? उदासीन। उदासीन मतलब कि जैसे कि शुद्ध जल। और अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा? क्षारीय होता है। ये सभी को क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बनते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उत्तर। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? ये सभी को याद हो गया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्लों का स्वाद क्या होता है? आपका खट्टा होता है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट, लिटमस विलयन किस पौधे से निकलता है? लिटमस विलयन हम लोगों ने पढ़ा था ना, लीचेन पौधे से निकलता है। लीचेन से प्राप्त होता है लिटमस। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, अम्ल नीले लिटमस को पत्र को किस रंग में बदलता है? तो ये हम आपको बता चुके थे। ये हमने एक ट्रिक बताई थी आपको अनीला करके, है ना, जिसमें कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। ठीक है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ऐसे याद रख लीजिए आप। ठीक है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देगा, अनीला, इसी से याद रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 4 है, क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? तो क्षारक का स्वाद पढ़ चुके थे। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सिरके विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो विनेगर में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में। ये याद रखना है सभी को, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल। तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? ये आपको बताना है, दूध में। ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में, और सिट्रिक अम्ल ये आपको खुद से बताना है। और यहाँ पे विनेगर में पूछा गया था तो ये एसिटिक अम्ल विनेगर में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं कि चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड पाया जाता है ना। चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? मेथनोइक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उदासीन विलयन के पीएच का मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 के बराबर होती है, तो विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 7। क्वेश्चन नंबर 8, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? ये कैसी अभिक्रिया? पहली बात तो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, सभी को पता है उदासीनीकरण, है ना, जिससे क्या प्राप्त होता है? लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ये अभी ऊपर बताया, अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे पेट यानी उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पीएच स्केल पर 7 से अधिक मान क्या दर्शाता है? ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। पीएच स्केल पर 7 से अधिक मान, 7 से बड़ा है तो ये क्या होगा? क्षारीय होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दही में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? तो दही में आपका लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में होता है। सिट्रिक एसिड किस में होता है? ये आपको खुद ही बताना है। वैसे सिट्रिक जो है वो नींबू में होगा और मेथनोइक एसिड ये चींटी के डंक में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, मधुमक्खी के डंक में के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक में पहली बात तो कौन सा एसिड होता है? मेथनोइक एसिड। और उसके उपचार के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो मान है वो पीएच वैल्यू लगभग 10 के बराबर होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ये हम लोग पढ़ चुके थे। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा के जल का पीएच मान रिक्त स्थान से कम हो जाए। तो अम्लीय वर्षा का हम लोग पढ़े थे कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दांतों का क्षय यानी कि सड़ना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान रिक्त स्थान से कम हो जाता है। मुंह का पीएच मान 5.5 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तब दांतों का क्षरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? अम्ल, क्षार, लवण और सूचक। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार बोलते हैं। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? तो अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होगी? ये अम्लीय होगी। क्वेश्चन नंबर 20, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? तो धातु जो है ये हम लोगों ने पढ़ा था ना कि धातु जैसे कि Zn है, ये H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा था? ये बना रहा था ZnSO4 प्लस H2 बना रहा था, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? ये उत्सर्जित करते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ये होता है मेथनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 22, हल्दी किस प्रकार का सूचक है? हल्दी जो है वो प्राकृतिक सूचक है। पढ़ा है ना हम लोगों ने ऊपर, हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है आपका। क्वेश्चन नंबर 23, लिटमस विलयन का प्राकृतिक रंग क्या है जब वह ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो? तो लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग क्या होता है? बैगनी होता है। ये सबको याद रखना है, ये एक नया क्वेश्चन लग रहा है कि लिटमस विलयन का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, टमाटर में कौन सा प्राकृतिक अम्ल होता है? तो टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25,
धात्विक ऑक्साइडों को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो धात्विक ऑक्साइडों को क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये जो थे ये सभी आपके अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर को इसमें देखा कवर किया गया, जिससे कि जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बने वो इसमें हम लोगों ने सॉल्व किए। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो हम इससे भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।